तो आज दोस्तों आ गए हैं कई सारे अपडेट्स और बहुत ही खतरनाक से अपडेट्स हैं, क्योंकि जो एथलीट्स हैं वो बहुत ही सारे टॉप के एथलीट्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं अभी रेनिंग डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी शूपन के साथ में। तो हार्डी ने अपना एक अपडेट डाला है अभी से कुछ टाइम पहले, और ये अपडेट है एक्चुअली 1 महीने पुराना, जिसमें कि अपनी ये फिजिक दिखा रहे हैं। अब एक मिस्टर ओलंपिया होने के नाते 1 महीने पहले का अपडेट डालना भी चाहिए एक ऐसे एथलीट को, क्योंकि ज़्यादातर जब भी मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस रहते हैं ना, तो वो अपनी करंट फिजिक नहीं दिखाना चाहते हैं और अपडेट आगे पीछे के ही ज़्यादा करके रखते हैं। हार्डी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हो कि छुपा करके रखने वाले इंसान है खुद को, तो बताते ही नहीं है कब की फ़ोटो है कब की वीडियो है। लेकिन अब उन्होंने लिख दिया है क्लियरली मंथ अगो, कह सकते हो कि यूट्यूब वीडियोस को उनको पता है कि आने वाली है, अपडेट्स आने वाले हैं, बाहर लोग डालते हैं, इंडिया में लोग डालते हैं, तो पहले ही आजकल एथलीट लोग भी ना लिख देते हैं एग्जैक्टली, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, जैसे बिग रैमी वाली वीडियो में भी कुछ टाइम पहले हो गई थी। तो हार्डी ने यहाँ पर लिखा 1 महीने पहले का अपडेट, वीडियो में ऐसे दिख रहे हैं। और आप बताओ आपको कैसे लग रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा ऐसे शेप में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, कोई नोटिसेबल डिफरेंस जिसको हम कहें। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि ये इंसान जब मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे उतरता है ना, ये अलग ही कर देते हैं सब कुछ। वो सिमेट्री, कंडीशनिंग, ग्रेनीनेस है ना, वो हार्डी शूपन में अभी नंबर 1 पे है। ये ग्रेनीनेस बहुत ज़्यादा अलग कर देती है इनको सारे एथलीट से, और मसल मैच्योरिटी वाली बॉडी जो इनकी दिखती है, कोई और बॉडी बिल्डर उस लेवल पे मैच ही नहीं कर पाता इनके साथ में। तो हमेशा बात है स्टेज पर दिखने की, जो हैनी रैम्बॉट और हार्डी शूपन को अच्छे से मालूम है कैसे करना है। पिछले 4-5 साल से लगातार सबसे ज़्यादा अगर कंसिस्टेंसी किसी ने दिखाई है तो वो हार्डी शूपन है। तो मुझे तो लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके फिर से जीतने के। और डेरेक भी अगेन एक काफ़ी कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं, बट हार्डी शूपन इस चीज़ में अभी भी उनसे काफ़ी सीनियर है। पिछले आप 4-5 सालों से देख लो, ये टॉप 3 से टॉप 4 से बाहर नहीं होते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंसान को ऊपर लेकर के जाती है, और अब चैंपियन बन गए तो आई थिंक अब भी वही चीज़ इनके साथ में रहेगी, तो ये नंबर 1 के नंबर 1 रह सकते हैं। तो मेरे लिए अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं मान के चलूँगा हार्डी शूपन के इस साल के जीतने के। फिलहाल इस फिजिक पे आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। अभी दोस्तों इसके बाद आता है अब दूसरा अपडेट जो है डेरेक लंसफोर्ड के ऊपर। अब डेरेक का अपडेट देते देते साथ में आ जाता है फ्लेक्स लुइस का भी अपडेट, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि फ्लेक्स लुइस आफ्टर रिटायरमेंट कैसे दिखते हैं, और यहाँ पर डेरेक भी हैं, वो तो हमें मालूम है कि लगातार ग्रो होते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं खुद को। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाया जेम्स ने, मतलब फ्लेक्स लुइस या जेम्स लुइस, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि अब किस तरीके से दिख रहे होंगे, बट स्टिल इतने ज़्यादा लीन है, एट द सेम टाइम मसल मास बहुत अच्छा इन्होंने कैरी कर रखा है। और दोस्तों लीन है ये डेरेक लंसफोर्ड से भी ज़्यादा, यानी जो अभी रेनिंग मिस्टर ओलंपिया बनने से सिर्फ 1 कदम दूर चल रहा है, वो बॉडी बिल्डर से ज़्यादा लीन यहाँ पर जेम्स चल रहे हैं। तो कंपैरिजन इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि एक समय पर ये दोनों ही 212 चैंपियन थे, पर आज डेरेक यहाँ पर 2nd नंबर के सबसे खतरनाक दुनिया में बॉडी बिल्डर है, और फ्लेक्स रिटायर्ड है। तो रिटायर्ड होने के बावजूद कोई अगर इतना कंपैरिजन में आ रहा है ना वर्ल्ड के 2nd बेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर जेम्स की बॉडी की सबसे पहले मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ यहाँ पर नोटिस करी वो करी इनका मिड सेक्शन, एक स्मॉल टाइट रिब्ड मिड सेक्शन, क्योंकि जब ये कॉम्पिटिटिव जर्नी में अपने थे ना, तो इनका मिड सेक्शन फैलता जा रहा था, और वो तो 212 इनको बचा करके रखा हुआ था, नहीं तो ये और ज़्यादा इनका मिड सेक्शन एक ब्लोटेडनेस की ओर आपको जाते हुए दिखता। आफ्टर रिटायरमेंट ये देखा भी जाता है कि बॉडी बिल्डर्स का मिड सेक्शन छोटा होने लगता है, बिकॉज वो उतना खाना खाते ही नहीं है, उतने ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन और उतने सारे ड्रग्स चलाते नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर लुइस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बढ़िया। चेस्ट में थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है, शोल्डर्स थोड़े से दबे हुए ज़रूर है, लेकिन स्टिल आर्म्स का साइज़ काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। यहाँ पर आपको काफ्स फ्लेक्स के हमेशा से बहुत गिफ्टेड काफ्स उनके रहे हैं, तो अभी भी वैसे ही दिखेंगे, थोड़े से छोटे हो गए हैं, लेग्स में भी आपको कट्स दिख जाएंगे। और इस तरह साइड चेस्ट हिट कर रहे हैं, बड़ा ही स्टाइल से लग रहा है, ये पोज ये इनको हिट करना आता है, मतलब ये बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से इस चीज़ को कर रहे हैं। देखते हैं डेरेक इस वाले पोज को ओलंपिया में इस साल कॉपी करेंगे कि नहीं, इस तरीके से ठीक जैसे फ्लेक्स लुइस ने हिट किया। डेरेक लंसफोर्ड की अगर बात करी जाए तो डेरेक अपनी पूरी बॉडी दिखा रहे हैं, जो आमतौर पे 2nd नंबर के बॉडी बिल्डर नहीं दिखाते, बट अब काफ़ी कॉमन हो गया, सोशल मीडिया ट्रेंड ऐसा है। डेरेक का अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो सब कुछ दिखाई देते हैं वो। तो डेरेक अपनी फिजिक दिखा रहे हैं, और लेग्स इनके आपको दिखेंगे काफ़ी अच्छे इसके अंदर में, और ओवरऑल बॉडी के अंदर एक सॉफ्टनेस अभी दिखेगी, बिकॉज वो ऑफ सीज़न के अंदर चल रहे हैं। लेकिन मेन यही चीज़ है कि जब ओलंपिया में आएंगे तो क्या एक्चुअली में वो चीज़ें, वो बॉडी पार्ट इंप्रूव करेंगे जो स्टीव वाइनबर्गर ने इनको करने को बोला, लाइक चेस्ट में राउंडनेस,
आर्म्स के अंदर एक राउंडनेस, और लेग्स के अंदर भी उन्होंने बोला आउटर स्वीप बड़ा करने के लिए। तो डेरेक के लेग्स वैसे भी काफ़ी डोमिनेंट है, लेकिन स्टिल स्टीव का ये कहना है कि उनको अपने लेग्स को इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है। तो अभी कमेंट कर पाना मुश्किल है, बिकॉज डेरेक लगते हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट या तो वो पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में जब एकदम ये ना मतलब फाड़ देते हैं अपनी बॉडी को, बिल्कुल एकदम राउंड फट के इनकी बॉडी आती है और कोई इनके आगे टिक नहीं पाता उस मासिव वी टेपर वाली बैक के आगे और इनके इन लेग्स के आगे। तो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं पिट्सबर्ग में। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो ओलंपिया में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, सेकंड प्लेस ले आए तो उससे ज़्यादा और क्या ही लगेंगे। हाँ, हार्डी है, उससे ज़्यादा वो लगेंगे। तो वैसा बनना पड़ेगा डेरेक को इस साल। लेकिन अभी पिट्सबर्ग जितने आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बिकॉज पिट्सबर्ग में ना डेरेक थोड़ी मेहनत करते भी ज़्यादा है, वो कार्ब लोड अच्छे से करते हैं, पंप करके आते हैं सारे ही बॉडी बिल्डर्स। लेकिन डेरेक स्पेशली पिट्सबर्ग प्रो के लिए अपनी बॉडी थोड़ी सी प्रिपेयर करते हैं और फिर ओलंपिया के लिए ऑब्वियसली वो सबसे अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा अभी इंप्रेसिव नहीं दिखेंगे, लेकिन फाइनल आउटपुट जब आएगा ओलंपिया में तभी हमें पता लगेगा कि इन्होंने क्या मेहनत करी है। बिकॉज हैनी रम्बाउट को मालूम है इनके अंदर ग्रेनेस की भारी कमी है, उसको इम्प्रूव वो करवाएंगे ही। लेकिन कितना ज़्यादा और क्या वो काफ़ी होगा हार्डी को हरा पाने के लिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्डी ज़्यादा आगे हैं इनसे हर एक मामले में। और डेरेक भी बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन फर्स्ट आएंगे या नहीं ये आप मुझे बताओ। अब दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले बस 1 मिनट रुक के हम एक प्रोडक्ट की, बढ़िया से प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों EAA यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, पूरा नाम है EAA 6000। और ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना नहीं पाती, पर चाहिए तो होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो वो इसके अंदर डाले गए हैं 9 के 9। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बॉडी को अगर एनाबॉलिक स्टेट में रखना है, मसल बिल्डिंग के दौरान आपकी बॉडी में अमीनोज की सप्लाई होनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये EAA पूरी करता है। तो वर्कआउट के बीच में इसको लिया जाता है ताकि आपकी मसल कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाने पाए और आप कंटिन्यूअसली मसल बिल्ड करते रहो। आप चाहो वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट अपने साथ सिर्फ EAA नहीं लाता, बल्कि आपको हाइड्रेट रखने के लिए भी ब्लेंड डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं, कोकोनट वाटर का भी पाउडर डाला गया है जो आपको वर्कआउट के दौरान डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। तो इंग्रेडिएंट्स काफी सारे किस्म के और हाई क्वालिटी हैं, इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। फिलहाल इन्होंने जो फ्लेवर दिया है यह है जमाइकन पैशन फ्रूट। एक अच्छा फ्लेवर है, पानी में घोल करके आप पियो, या फिर डायरेक्ट स्कूप से भी ले सकते हो और स्कूप के बाद में पानी पी सकते हो ऊपर से। बहुत ही सही चीज़ है, वर्कआउट के दौरान आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप लगातार एक बढ़िया मसल बिल्डिंग करते रहना चाहते हो। तो यह है दोस्तों EAA 6000। मेरा अगर आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको और आगे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो चेक कर लेना, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक नए एथलीट के ऊपर जो बिल्कुल अभी चमकता जा रहा है, क्योंकि वो एथलीट अपने साइज़ के कारण यहाँ पर अपनी जगह बना रहा है सोशल मीडिया के अंदर एटलीस्ट। यहाँ पर नाम आता है दोस्तों कार्लोस थॉमस जूनियर। तो कार्लोस एक IFBB प्रो एथलीट है, कोई भी अभी बड़े कंपटीशन में इन्होंने खेला नहीं है, बस प्रो कार्ड है इनके पास में। लेकिन अभी अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं 18 से 19 अगस्त को होने वाले टेक्सास प्रो के अंदर, जिसमें कि ये सामना करेंगे एंड्रयू जैक्ट का, हंटर लब्राडा, ब्लेसिंग ओवेदिबू। अब ब्लेसिंग की हालत है हद से ज्यादा खस्ता, तो उनको एक सीरियस एथलीट कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हंटर लब्राडा और एंड्रयू जैक्ट ये दोनों थोड़े अच्छे एथलीट है, और एंड्रयू जैक्ट स्पेशली क्योंकि उन्होंने आर्नोल्ड में 3rd प्लेसिंग सिक्योर करी थी। अब यहाँ पर जो कार्लोस है बिल्कुल ही एक नए एथलीट हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी खूबी है इनके अंदर वो मस्क्यूलैरिटी, वो साइज़ जो एक्सट्रीम है। एक्चुअली में इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इतने ज़्यादा बड़े लगते हैं कि कभी कभी लगता है कि इनकी अपर बॉडी को भी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि इतने ज़्यादा मासिव बॉडी बिल्डर्स हमने अक्सर देखे हैं कि कंडीशनिंग कभी भी नेल नहीं करते हैं और छिले हुए नहीं आते हैं स्टेज के ऊपर में, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट अभी फेमस हो रहे हैं अपने बड़े क्वाड्स के वजह से और उस मासिव बड़े साइज़ की वजह से। तो कार्लोस जब compete करेंगे तो डेफिनेटली इनकी बात ज़रूर होने वाली है, और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो भी जाएगा टेक्सास प्रो, क्योंकि इस तरीके के बॉडी बिल्डर पे हर एक इंसान की निगाह रहती है कि क्या करने वाला है। लेकिन अभी अगर बात करी जाए 4 हफ्ते दूर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक ऑफ स्टेट में लग रहे हैं। लेकिन अगेन ये कह पाना मुश्किल है कि एक एथलीट कितनी जल्दी रिप्ड अपने आप को कर ले, तो हो सकता है बिल्कुल एकदम तैयार होकर के आ जाएं। लेकिन अभी सीरियसली यार ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बड़े एकदम खतरनाक वाले क्वाड्स ही अपने कैरी कर रहे हैं। हो सकता है स्टीव वाइनबर्गर इस चीज़ के लिए इनको टोके भी, लेकिन ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाली बॉडी है। प्लीजिंग तो उसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डिफरेंट और बहुत ज़्यादा राउंड मस्कुलर बॉडी है इनकी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल एक नए एथलीट है, अभी तक डेब्यू भी इन्होंने अपना प्रो डेब्यू नहीं किया है, तो मुझे लगता है ये पीछे पीछे ही रहने वाले हैं। 6वीं 7वीं प्लेसिंग इनकी आ सकती है, क्योंकि ऐसे एथलीट्स के लिए श्रेड होना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, कई बार हमने देखा है पहले भी। तो अभी फेमस तो हो रहे हैं और शो को भी फेमस करेंगे जिसमें जाएंगे, यानी कि टेक्सास हो गया है, उसके आगे आने वाले शोज़ में। तो देखते हैं कार्लोस का नाम मार्केट में उछलता है या ये बिल्कुल एक वही हसन मुस्तफ़ा टाइप एक एथलीट बन के रह जाएंगे। तो आपको इनकी फ़िज़ीक कैसी लग रही है? क्या आपको इनकी फ़िज़ीक में खामियां लग रही है?
मुझे बताना, क्योंकि खामियां हैं फिजिक में एक्चुअली में। चेस्ट अगर आप इनकी देखो और डेल्ट्स की अगर राउंडनेस देखो उतनी ज़्यादा नहीं है, एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर तो अभी नहीं है। तो कहीं कहीं पे मास ज़्यादा है जिसके लिए इनको टोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया स्टीवन को बोल सकते हैं बड़े क्वाड्स के लिए, जैसे रैमी को भी बोला था अभी इसी साल। तो हो सकता है कार्लोस को ये सब फीडबैक्स अभी मिले तब जाके ये इम्प्रूव करें। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अगले एथलीट की ओर। तो ये नाम आता है दोस्तों उसमें कियोन पियर्सन का। अब कियोन ने अगेन एक ऐसी फोटो डाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें चौंका सकती है और ये समझा सकती है कि किस तरीके से बॉडी बिल्डर की बॉडी चेंज होती है। वो हल्का होता है वज़न में लेकिन दिखता और ज़्यादा बड़ा, राउंड और ग्रेनी है। तो यहाँ पर कियोन ने अपनी एक फ़ोटो डाली जिसमें कि लेफ़्ट साइड में ये खड़े हुए हैं और 222 LBS के वज़न पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं राइट साइड वाली फ़ोटो में सिर्फ 209 LBS के वज़न पे है। लेकिन आप राइट साइड वाली फ़ोटो देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इंप्रेसिव लग रही है, बिकॉज ये बिल्कुल कंपटीशन के करीब की फ़ोटो है, क्योंकि कियोन भी इसी कंपटीशन यानी टेक्सास प्रो के अंदर ही हमें दिखाई देंगे। कियोन को करना है बेसिकली इस साल अपने आप को प्रूफ ओलंपिया के अंदर, क्योंकि ये सब टेम्पा, शिकागो, इन जैसे कॉम्पिटिशन इन्होंने पहले भी जीते हुए हैं ओलंपिया में, लेकिन खुद को प्रूफ करने से चूक जाते हैं। पिछले साल कियोन ने थोड़ा सा भरोसा दिखाया था कि हाँ ओलंपिया में भी वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल 6th प्लेसिंग वो लेकर के आए थे। लेकिन इस बार फिर से क्या वही कंटिन्यूटी, वही कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर पाएंगे पीक करने के मामले में, जहां पर वो अक्सर चूक जाते हैं? ये होगा सबसे बड़ा सवाल। तो कियोन अभी तो लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, और अगर देखा जाए 1 महीने आउट, क्योंकि ये बिल्कुल 1 महीने, बल्कि 1 महीने से अभी कम ही पड़ा है टेक्सास प्रो होने में। आप मान के चलो कि 22 दिन पूरे पड़े हैं। तो इन 22 दिनों में क्या ये अपने आप को ला पाएंगे बेस्ट, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या ये अपने ग्लूट्स, बैक और हैमस्ट्रिंग्स इनको इंप्रूव करके ला पाएंगे? अब मेन बात यही है कि 209 LBS पे ऐसे दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा और कट करेंगे ये, जहाँ तक है 205 के आसपास या 204 तक भी पहुँच जाएंगे। और फिर ये जब लोडिंग करेंगे तो करीबन इसी वेट पे 209, 210 या 212 तक भी चले जाएंगे। तो कियोन अभी बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, और सही में ये बहुत ज़्यादा बड़े होते भी जा रहे हैं। अगेन वज़न ज़्यादा नहीं होता है लेकिन दिखते काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। 209 LBS के नहीं दिख रहे हैं, 220 के आसपास के लग रहे हैं। लेकिन कियोन की यही खासियत है जो उनको 212 में बहुत आगे तक ले करके जा सकती है। बाकी आप लोग इस एथलीट को लेकर के कितने एक्साइटेड हो भी कि नहीं हो, ये मुझे बताना। अब दोस्तों हम अगले एथलीट पर चलते हैं, और ये नाम आता है अब लेजेंड्स का, क्योंकि यहाँ पर अगला नाम आ जाता है जे कटलर का, जो हमें मालूम है कि अपना चैलेंज फॉर 50 कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि जे कटलर का एम ये है कि अपनी बॉडी को वापस से ग्रो करना, और ये ग्रो करना उनका तब तक लगा रहेगा जब तक कि वो 50 साल के नहीं हो जाते। तो 3 अगस्त को उनका बर्थडे है और उस दिन वो पूरे 50 के हो जाएंगे। तो कायदे से चैलेंज तो उनका अभी यही 6-7 दिन के आसपास का ही बचा है, और उस हिसाब से आपको ये दिखाई देंगे ऐसे। तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ये चेंज्ड, और एक्चुअली में कटलर की फिजिक ना अब काफ़ी ज़्यादा रिप्ड होती जा रही है। एक वो कंपटीशन वाला जो एक फैट परसेंटेज है, काफ़ी हद तक उसके करीब आपको ये दिखाई देंगे। डेफिनेटली कटलर अब एक काफ़ी मैच्योर स्किन के साथ में, यानी कि रिंकल वाली स्किन के साथ में आपको दिखाई देंगे, और उस तरीके से फिजिक एक्सपेक्ट करना है भी गलत होगा जिस तरह अपने प्राइम टाइम में दिखते थे। लेकिन स्टिल इतने ज़्यादा रिप्ड हैं और इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं कि अप्रिशिएट करना बनता है इस फिजिक को और इनके इस चैलेंज को। तो लगातार कटलर लीन हुए हैं टाइम के साथ साथ, और मसल्स इन्होंने बोला था मैं पुट करूंगा, जो कि इन्होंने थोड़ी बहुत करी भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने चैलेंज को और आगे खींचते चले जाएंगे, क्योंकि अगले ही महीने इनको मास्टर्स ओलंपिया में कंपीट नहीं लेकिन गेस्ट पोज करना है, जो ठीक 5 हफ्ते दूर है अभी से। और अगले महीने 26 से 27 अगस्त को ये हमें दिखेंगे स्टेज पर। तो वो होगा बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग मूवमेंट। कटलर फैंस, मतलब कटलर फ़ैन कौन नहीं है, और पुराने बॉडी बिल्डर जब आते हैं ना तो सभी लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं, बिकॉज अगेन हम लोग वो उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए उनको देखते हैं, उनकी फ़िज़िक को नहीं। उन्होंने कितना अपने आप को चेंज करा है और कितना अपने आप को तैयार किया है। अगेन इसके पीछे एक और भी चीज़ ये होती है कि शो को और प्रमोट करना, शो की और हाइप क्रिएट करना, ताकि सब लोग उससे जुड़े। और मास्टर ओलंपिया कोई बहुत ज़्यादा फेमस शो नहीं है, और जे कटलर अगर आते हैं तो उससे डेफिनेटली शो को बहुत लोग देखना चाहेंगे। तो मुझे तो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। मिड सेक्शन इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, बिकॉज अपने प्राइम टाइम में कटलर का मिड सेक्शन बहुत वाइड था, और वो वाइड चीज़ की वजह से उनका ब्लॉकी मिड सेक्शन लोग बोल दिया करते थे। बट अभी चीज़ें चेंज्ड हैं, खाना उतना जा नहीं रहा उनके अंदर में। अभी उन्होंने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा तो डेफिनेटली 6 मील्स वापस से लेने लग गए थे, जैसे अपने प्राइम टाइम पे लेते थे, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं थी। तो वो चीज़ कटलर ने अब यहाँ पर करी है, और इसीलिए इनकी फ़िज़िक लगातार चेंज होती गई है। तो अभी देखते हैं और कितना लीन आते हैं, कितना और इम्प्रेसिव दिखते हैं, और शो की हाइप को कितना ऊपर तक उठा करके ले जाते हैं। तो जे कटलर पिछले 8 सालों में ना, मैं आपको बताऊँ, ऐसे ही दिखे हैं ऑलमोस्ट। पहले थोड़ी सी मसल ज़्यादा थी 2015-16 के ईयर में, लेकिन उसके बाद से अभी तक इन्होंने ऐसे ही अपनी बॉडी मेंटेन करी है इसी बॉडी फैट पे। बट हाँ, जैसे ये छोटे हुए हैं तो उनका मिड सेक्शन भी अब काफ़ी छोटा हो गया है, वो ब्लॉकीनेस अब उतनी ज़्यादा नहीं है।
तो जैसे फ्लेक्स लूज के साथ अभी हमने देखा था सेम वही। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बैक आपको इनकी किस तरह दिख रही है मुझे बताना, बिकॉज अगेन वो एक विड्थ बैक में ठीक है, डेप्थ कभी भी इनके अंदर नहीं रही थी अपने प्राइम टाइम में भी, लेकिन विड्थ अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेकर के चल रहे हैं कटलर। तो मुझे इनकी चेस्ट बहुत अच्छी लगी पर्टिकुलरली अगर बात करो, और मिड सेक्शन का पोर्शन और लेग्स बहुत सही लगे। तो इस तरीके से दिख रहे हैं, और 50 साल की उम्र में एकदम ऐसा फिट दिखना बहुत बड़ा एक अपने आप में इंस्पिरेशन बन जाती है। 50 की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स भी आउट ऑफ शेप चले जाते हैं। तो जे की इस फिजिक को अप्रिशिएट करना तो बनता है, और सबसे बड़ी बात है अप्रिशिएट करना बनता है इनकी इस कंसिस्टेंसी को। हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, वो एक लाइफस्टाइल जो उन्होंने अपनाया है, और खुद को लीन रखने का हमेशा से, कभी भी कॉम्पिटिटिव डेज में इतने लीन नहीं थे। कॉम्पिटिटिव डेज से मतलब है ऑफ सीजन जब बॉडी बिल्डर्स करते हैं तो कभी भी इतने लीन नहीं होते थे, बट अब ये पूरे साल ऐसे ही दिखते हैं। तो बहुत सही लाइफस्टाइल इनका रहता है। बाकी अगर आप फॉलो करते हैं उनको उनके यूट्यूब चैनल पे तो बताना मुझे। अब दोस्तों आता है हमारा लास्ट और फाइनल अपडेट, और ये अपडेट आ जाता है इसमें फिल हीथ के ऊपर। तो अभी एक इंस्टाग्राम सेशन के दौरान फिल हीथ ने यहाँ पर ये बोला कि उनको कमबैक करने के लिए ना ओलंपिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कोई और भी शो खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार ओलंपिया खेल लिया है, जीत लिया है। तो फिल हीथ अगेन एक ऐसी चीज़ है जो अभी ये है एक ब्रांड, और वो जिस भी शो में जाएंगे ना उसको पॉपुलर कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और सही में लगाया भी जा सकता है कि वो क्या रिटायर हो चुके हैं और अब कभी नहीं दिखाई देंगे, और दिखाई भी देंगे तो किसी और शो में, किसी छोटे मोटे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि फिल हीथ ना खेलेंगे नहीं किसी भी छोटे शो में, क्योंकि उन्होंने ना पास्ट में जब भी उनसे पूछी गई ये वाली बात उन्होंने हमेशा मना किया है। उन्होंने कहा है अगर वो खेलेंगे तो ओलंपिया में, नहीं तो किसी भी शो में नहीं खेलेंगे, जस्ट रिटायर हो जाएंगे। तो अभी ये बात इन्होंने बोल दी होगी, वो शायद इसलिए क्योंकि अपने आप को एक ब्रांड बना करके पेश कर रहे हैं। हो सकता है ये बात इन्होंने किसी दूसरे अंदाज में बोली हो कि मैं कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे को खेलने की ओलंपिया में, मैं किसी भी शो में भी खेल सकता हूँ। पर एक्चुअली में एज अ मिस्टर ओलंपिया चैम्प ये अगर किसी भी और दूसरे शो में खेलेंगे तो उससे इनकी रेपुटेशन डाउन ही आएगी, और मेरे हिसाब से ये भी इस चीज़ को खुद नहीं चाहते हैं। तो कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि मिस्टर ओलंपिया के अलावा और कहीं नहीं खेलेंगे ये। और आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है? क्या आप लोगों को लगता है इनको किसी छोटे मोटे शो में जहाँ पर पैसे ज़्यादा दे दे प्रमोटर, वहाँ पर जा करके खेल लेना चाहिए, या फिर नहीं ओलंपिया में ही आना चाहिए? क्योंकि फिल एक्चुअली में ना क्लियर कर भी नहीं रहे हैं अपने फैंस को कि वो रिटायर्ड है या नहीं। 2023 का तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 2024 में आ सकते हैं या नहीं ये भी उन्होंने बताया नहीं है। अब हो सकता है 2024 में आ जाएं, पर आमतौर पे ऐसा होता है ना कि जब ये एथलीट्स अनाउंस करते हैं आने के लिए तो 7-8 महीने पहले ओलंपिया से अनाउंस करते हैं, एक साल पहले, 2-2 साल पहले अनाउंस नहीं करते। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें अभी कुछ नहीं मालूम चलेगा इस साल के अंदर अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी फिर अगर चाहें आ सकते हैं अगेन अपनी ब्रांड वैल्यू उठाने के लिए। ब्रांड वैल्यू से मेरा मतलब है टेक्निकली अपना ब्रांड ही उठाने के लिए, जो भी चीज़ अभी ये कर रहे हैं उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। जैसे लेब्रोनी आए थे ना एक समय पे, तो बॉडी बिल्डर्स इस समय पे जब आते हैं 4-5 साल के गैप के बाद या 10-15 साल के गैप के बाद, तो वो अपनी एक फेस वैल्यू की वजह से कंपटीशन को तो उठाते हैं और अपने ब्रांड को खुद उठाते हैं। अपने एक पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो लोग आते हैं, ज़्यादा करके ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ के लिए फिल हीथ आ सकते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो उनका पर्सनल प्रॉफिट था इनकी डॉक्यूमेंट्री, जो उनको रिलीज़ तब करनी थी 2020 में, जो आज तक भी रिलीज़ होके नहीं दे रही है। लेकिन देखते हैं 2024 में हमें दिखाई देंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, इनको आना चाहिए वापस, या फिर ठीक है इस तरीके से रिटायरमेंट में ही रहना चाहिए? लेकिन एटलीस्ट फैंस को क्लियर तो करना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर वो काई ग्रीन वाला कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस हो जाता है ना तो बड़ा बेकार लगता है। अभी काई ग्रीन फैंस ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सब लोग चाहते थे कि उनसे उम्मीद लगाते थे वापस आने की, और उन्होंने कभी क्लियर नहीं करी ये बात। अब दिखता है कि हाँ क्लियर है, अब तो नहीं आने वाले। बट फिल हीथ बता देंगे तो सही रहेगा। आपका इसमें क्या मानना है? बाकी आज के तो अपडेट्स दोस्तों सारे के सारे यही थे। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर। बस दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।